नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करने वाले हैं, क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है बच्चे? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। जब आप चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, कब? स्टैट पे। स्टैट मीन्स रेस्ट। जब आपके चार्जेस रेस्ट पर हैं, चार्जेस एट रेस्ट, उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा जाएगा उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब आपके चार्जेस किस पर है? रेस्ट पे। अगर हम चार्ज की बात की जाए तो चार्ज के टाइप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप का चार्ज है? 2 टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए चार्ज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है बच्चे? थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमारा मतलब है कंजर्व रहना। चार्ज सेम रहता है, चार्ज टूटता नहीं है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can transfer from one form to another form. It can't be created, can't be destroyed, but it can be transferred from one form to another. Clear है बच्चे? Next, fourth property is additivity of charge. जब भी हम चार्जेस को ऐड करेंगे, जब भी हम चार्जेस को ऐड करेंगे तो एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, वहां पर वेक्टर लॉ नहीं लगाएंगे। ठीक है? चार्जेस कैसे ऐड होते हैं? एल्जेब्रिकली। फोर्थ वन इज, सिक्स्थ वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा क्या मतलब है? जब भी हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कभी भी चार्ज ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा बच्चे 1.5 कूलम, 7.8 कूलम, 7/8 कूलम। नो। चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? हमेशा 1 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, 10 कूलम, इस फॉर्म में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा मतलब है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। ठीक है? जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। हम सभी को पता है इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस माइनस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट डेसिमल नहीं आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम चार्जेस की बात कर ली, चार्जेस की प्रॉपर्टीज हमने देख ली क्या क्या है। आगे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन है, विच इज द बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? विच इज बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? विच वन इज बिगर? एक कूलम बिगर है, 1 कूलम बिगर है, या फिर एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो बिगर है? देखिए, एक चार्ज तो हमने क्या नाम दे दिया? 1 कूलम, क्योंकि हमें पता है चार्ज के ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। एंड द अनदर वन इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है एक चार्ज के ऊपर कितना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है बच्चे? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में कितने होंगे? हमें अभी क्वांटाइजेशन से क्या, Q इज इक्वल टू NE। फ्रॉम हियर N इज इक्वल टू Q बाई E। Q बाई
ई। तो क्यू कितना है हमारा 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 6.25 क्रॉस 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे? अब हमें यहां से पता चल गया, देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6 और 1 कूलम। देखिए ये 1 कूलम इज मच बिगर देन 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू अ पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे causes 10⁻22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन्स हेयर। वो कहता है एक ड्राई डे था और एक पर्सन के हेयर्स पे कॉम्ब की गई, तो उस कॉम्ब से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ 10⁻22। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ 10⁻22। क्लियर है बच्चे? leaves the person's hair and sticks to the comb, और कॉम के ऊपर वो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स चिपक गए। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम, कॉम ने कितना चार्ज कैरी किया। देखिए हम सभी को पता है चार्ज जब हमें फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे, n इंटू ई। एन हमें गिवन है 10⁻22। इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया बेटा 1.6 क्रॉस 10⁻3 कूलम। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? नेक्स्ट है बच्चे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, एंड दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है बच्चे? कूलम्स लॉ हमें बताता है दो चार्जेस के बीच के फोर्सेस के बीच में, अब दो चार्जेस हैं, अगर वो लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्ज हैं दोनों के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाएगा रिपल्सिव चार्ज। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उसे क्या कहा जाएगा अट्रैक्टिव चार्ज। दो सेम चार्ज हैं, इसे कहा जाएगा रिपल्सिव। दो नेगेटिव चार्ज हैं या दो पॉजिटिव हैं, उनके बीच के फोर्स को क्या कहा जाएगा रिपल्सिव। और अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो इसे क्या कहा जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। आगे मूव करते हैं हम कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ क्या कहता है, जब दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q1 और Q2 सपोज, इन दोनों के बीच का फोर्स डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। तो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। याद रखना इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, साइन से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमें नहीं पता, साइन का काम कहाँ आएगा बस बताने के लिए कि ये जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? जब मैंने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे देखा तो फोर्स है, सोल्व करके मुझे दिखा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को बच्चे मैंने रिमूव किया तो इक्वल आया, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट k ऐड हो गया, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ जो बच्चे k है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 1/4πε0। न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी बच्चे 9 क्रॉस 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट 4π से तो आप बहुत अच्छे से जानकारी है आपकी। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। H.85 क्रॉस 10⁻12 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। क्लियर है बच्चे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम्स लॉ को सोल्व करते हैं, अब देखिए बच्चे, वेक्टर फ्लो में डायरेक्शन आएगी। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन देखिए, जब एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? वन पर, किसकी वजह से? ट्यू की वजह से। तो जब टू वाला चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, वो टू से आएगा वन पर। डिस्टेंस कहाँ से आएगा? टू से वन पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना चला बच्चे? उसने 2 से 1 की डायरेक्शन में, और हमने ले लिया r to 1 कैप, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया। यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 पर लग रहा है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा? 1 से 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 वेक्टर। क्लियर है बच्चे? अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो। जब हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में तो F12 फोर्स F21 के इक्वल है, बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो देखो R21 कहाँ था? इधर से जा रहा था। डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा था? R। जब R12 चल रहा था, वो भी R ही डिस्टेंस कवर कर रहा था, बट दोनों डिस्टेंस क्या थे बच्चे? एक दूसरे के अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर डिस्टेंस इक्वल और अपोजिट है तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है। वहां सिर्फ क्या चेंज आ रहा है? वहां चेंज आ रहा है तो डिस्टेंस के डायरेक्शन का। तो F12 इज इक्वल टू -2 F1। ठीक है, यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। वो इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली? कि जो मेरा कूलम्स लॉ है, कूलम्स फोर्स है, जो कूलम्स लॉ है, वो किसको ओबे कर रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखिए, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या हुआ? फोर्स लगा 1 के ऊपर ड्यू टू 2, इक्वल और अपोजिट फोर्स किसने लगाया? 1 ने ऑन 2। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सेकेंड, हमें इंपॉर्टेंट बात पता चली यहाँ से, जो ये कूलम्स फोर्स है बच्चे, ये कूलम्स फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? ये लाइन ऑफ एक्शन, देखिए एक ही लाइन पे फोर्स लग रहा है, यहां से यहां से, लाइन चेंज नहीं हो रही। जब लाइन चेंज नहीं होती तो उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्स। क्लियर है बच्चे? अब हम इसके बेस पर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, कूलम्स लॉ के बेस पर। न्यूमेरिकल लिखिए बच्चे। Calculate the Coulomb force. Calculate the Coulomb force. Calculate the Coulomb's force between two alpha particles. Between two alpha particles separated by, between two alpha particles separated by a distance of, between two alpha particles separated by a distance of 3.2 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर। दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चे? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e। e कितना है बच्चे? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम।
चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, और दो अल्फा पार्टिकल्स हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपके पास दोनों चार्ज क्या हैं, अल्फा पार्टिकल, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। अब इसके ऊपर हमने निकालना है कूलम्ब फोर्स। कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K कितना है 9 क्रॉस 10⁻⁹, Q1 कितना है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R। R स्क्वायर कितना है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻15 का स्क्वायर, 9 क्रॉस 10⁻⁹, 3.2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया -19, नीचे क्या है 10⁻⁻15, 9 क्रॉस 10⁻⁹, -38 प्लस 30, सोल्व करने पे क्या आया बच्चे 9 क्रॉस 10⁻⁹ -1, that is 9 क्रॉस 10⁸ दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देखिए, K की वैल्यू रखी Q1 Q2, Q1 कितना था हमारे पास, Q1 Q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज था, डेट इज 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19। R स्क्वायर की वैल्यू रखी 3.2 क्रॉस 10⁻⁻15। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया बच्चे 9 क्रॉस 10⁸ न्यूटन फोर्स आया दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच का जो चार्ज है। क्लियर है बच्चे, इसमें कोई डाउट हो आपके? एक और क्वेश्चन है बेटा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान से देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। वो कहता है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वो दे रहा है हमें, कितना दे रहा है 3.7 क्रॉस 10⁻⁻⁹ न्यूटन। दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों सेम चार्ज है दोनों, तो उनके बीच में सेम चार्ज है पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होने वाला है। तो फोर्स कितना आ गया 3.7 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। दोनों कितनी दूर हैं, 5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर हैं। एंगस्ट्रॉम को सोल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं, n निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। n हमें पता है, n निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q/E। उससे पहले हमें Q चाहिए, E की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे? अब हमें क्या पहले फाइंड आउट करना है, Q कैसे निकालेंगे, F भी है R भी है। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁹ Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। F की वैल्यू रखेंगे, F कितना है 3.7 क्रॉस 10⁻⁻9 इंटू में R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर। Q स्क्वायर निकालना है, एक साइड रख दिया, 3.7 क्रॉस 25 क्रॉस 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय 9 क्रॉस 10⁻9। पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं, -38 डिवाइडेड बाय 9 Q स्क्वायर। Q स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है बच्चे, 10⁻38 का -19 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करके आएगा हमारे पास इस पूरी रेशियो को 3.2 अंडर रूट करने के बाद 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज Q आ गया हमारे पास 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। N निकालना था, Q की वैल्यू कितनी आई 3.2 क्रॉस -19 डिवाइडेड बाय E कितना है हमारे पास 1.6। सोल्व किया तो N की वैल्यू आ गई 2। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ
टू चार्ज ट्रांसफर होगी। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट इसमें? ठीक है बच्चे, एनी डाउट? नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इसको E से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक चार्ज का अपना एरिया, जिस एरिया में उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है, इफेक्ट रहने वाला है, उस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो जहां तक वो अपना फोर्स लगा पाता है, जहां तक उसका इफेक्ट है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चे? ये चार्ज ले लिया मैंने, इस चार्ज को हम एज्यूम करते हैं कैपिटल क्यू। इसका नाम है सोर्स चार्ज। क्या नाम है बच्चे? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से इसका एक पर्टिकुलर एरिया है। इस एरिया में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है, दूसरा चार्ज जो आएगा उसे हम नाम देंगे टेस्ट चार्ज। कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज आता है तो उसके ऊपर ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला हम सभी को पता, 1/4πε0 क्यू नोट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली द सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर आल्सो। क्लियर है बच्चे? अब आगे हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर्मूला क्या है, एफ बाय क्यू नोट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या आ गई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बच्चे? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं इसका, ml/t-2 तो हमारा न्यूटन का ही है, कूलम का क्या है, at पर कूलम है तो मैंने a-1 t-1 कर दिया। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ml/t-3a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चे? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर। फटाफट से क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10⁻⁻10 मीटर। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो क्या है, 10⁻⁻10 मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ गोल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट द सरफेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। 79 क्या हो गया हमारे पास, चार्ज। एटॉमिक नंबर दे दिया उसने मुझे 79, एन आ गया 79। मुझे क्यू निकालना है तो क्यू कितना आएगा, एन इंटू ई। एन है 79, ई है 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ चाहिए कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चे, फॉर्मूला याद है आपको, 1/4πε0 बाय क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कितना है हमारा 79 क्रॉस 1.6 10⁻⁹ बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आया,
ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.138 क्रॉस 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर है बच्चे? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आप सभी को याद है ना, 1/4πε0 Q/r²। हमारे पास Q भी था, r² भी, 1/4πε0 की वैल्यू तो हम सभी को ही पता है। ठीक है बच्चे, कर लेंगे यहां से हम। कोई डाउट हो तो बताइए। याद रखना, देखो आज हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने किया है कि चार्ज क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे जब आपके चार्जेस रेस्ट पे रहने वाले हैं। सेकेंड हमने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम देयर वी गेट अ फॉर्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू NE। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, डेट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आया 1/4πε0 Q²/r²। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया कि कैसे वेक्टर फॉर्म से हमें पता चला ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। इसके बाद हमने करा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है कि एक चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और ये डिपेंड नहीं करता उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। वट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेम क्वांटिटी का लगेगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है प्लीज मुझसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।